हाफिज नईमुर रहमान साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और सिंध में ख़ास करके ये बड़ा मार्का है। कराची और हैदराबाद में, हैदराबाद डिवीज़न में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और तकरीबन 1,32,83,000 से ज़ायद लोग जो हैं, जो वोटर रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनका कहा जा रहा है कि वो इसमें हिस्सा ज़रा ले रहे नहीं ले रहे, वो तो हम सिचुएशन जानेंगे, लेकिन ये रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में 160 यूनियन कमेटीज़ में से 26 पर पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अब ज़रा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। फैसल हुसैन साहब ब्यूरो चीफ कराची हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुनेद खानजादा साहब ब्यूरो चीफ हैदराबाद भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। 1 घंटा बाकी रह गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि वोटिंग की जो टाइमिंग है उसको आगे नहीं किया जाएगा, 5 बजे तक मुकम्मल कर ली जाएगी और फिर उसके बाद ज़ाहिर नताइज का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप ये? कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो टर्न आउट भी कम है और सुस्त रवि का भी शिकार है और उतना हैपनिंग भी नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि जब अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची और हैदराबाद के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी और बाइकआउट करेगी तो वहाँ पे टर्न आउट ज़्यादा कैसे हो सकता है? अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात जैसे बड़ी तफसील से आपने सारे मामलात बताए, वोटर्स की तादाद भी बताई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो निचली सतह पे डिलीवरी है वो बल्दियात करते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, जो मेयर्स होते हैं। आपने देखा कि कराची की अगर सिर्फ मिसाल ले लें तो नेमतुल्लाह खान साहब जिस ज़माने में कराची के मेयर थे या मुस्तफ़ा कमाल थे, तो कराची की तरक्की की राह पे गामजन था। तो ये इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को ये तमाम मामलात को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए और हैपोजेटली ये काम नहीं होने चाहिए। कहाँ इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन को कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बावजूद वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराते, और दूसरी तरफ कोर्ट का ऑर्डर आता है कि अभी ना कराएं तो वो कहते हैं जी कि हम तो कराएंगे यहाँ पे। इस तरह नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी सियासी जमातें मौजूद हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको पहले दूर करना चाहिए। ये डीलिमिटेशंस वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मुझे और आपको हक रायदही सही तरह नहीं मिलेगा, हमें पता ही नहीं है कि किस हल्के में कितने वोटर्स हैं, पाकिस्तान में आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है वहाँ पे तो आपको हर दूसरे तीसरे साल ये लिमिटेशंस वाले काम करने चाहिए, हल्का बंदियाँ करनी चाहिए। और जो सियासी जमातें हैं और ख़ास तौर पे जो बड़ी सियासी जमातें हैं जो मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में, उनके कहने के मुताबिक कम से कम उनको सेटिस्फाई तो करना चाहिए। और एमक्यू में एक बहुत बड़ी जमात है कराची की, हैदराबाद की, अगर आप उनको मुतमईन नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप 2 नंबरी करने जा रहे, आप इलेक्शन रिग करने जा रहे, तो फिर तो इसी तरह होगा, टर्नआउट भी कम होगा। नहीं, आप समझ रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, ये वन साइडेड इलेक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल वन साइडेड हो रहे हैं। अगर इतनी बड़ी जमात कराची और जो हैदराबाद को रिप्रेजेंट करती है, अगर उन्होंने बाइकआउट किया है, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि कराची हमारा शहर है, पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे नहीं रहते, या पीपल्स पार्टी के पास सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में कोई बहुत ज़्यादा सीटें कराची से नहीं है। दूसरे स्टेक होल्डर जमात इस्लामी है, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत अरसे से वहाँ पर मौजूद हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, उनके पहले मेयर भी रह चुके हैं, काउंसलर्स भी बड़ी तादाद में रह चुके हैं। अब PTI भी एक बड़ी में कराची में सामने आई है। देखिए साहब, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, हमें लाइव जाना है। खिताब कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो आपको एक दफ़ा फिर लाइव लिए चलते हैं। पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे थे और हम अपने पैनल की तरफ वापस आते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप ही कंटिन्यू कीजिए क्योंकि यू वर टॉकिंग बिफोर वी लेफ्ट। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त बनी हुई है, आपके ख्याल में कि MQM को इससे नहीं निकलना चाहिए था? देखिए, शायद उनके पास वक्त बहुत कम था क्योंकि इलेक्शन से 2-3 रोज़ पहले तो वो मुत्तहिद हुए और शायद वो तैयारी पूरी तरीके से नहीं कर सके थे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हों और उसमें MQM मौजूद ना हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, कि क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं सब पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और बल्दियात के ज़रिए से ही आप डिलीवरी देते हैं शहरों के अंदर। और पहले भी जिस तरह मैंने कहा कि फ़ारूक सत्तार साहब मेयर रह
चुके हैं, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर रह चुके हैं, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, तो उन्होंने कराची और हैदराबाद को बहुत अच्छा शहर बना दिया था। तो जब कराची में इतने बड़े इलेक्शन हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मुत्तहिदा अगर मौजूद होती तो कोई उसमें हर्ज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्शन कमिश्नर का रोल देखें जो कि रोज़ ब रोज़ कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है। अगर वहाँ पे इतनी बड़ी जमात के कोई ग्रीवेंसेस थे तो चंद रोज़ या चंद हफ्ते के लिए अगर इलेक्शन बढ़ा देते और उनका मुतालबा मंजूर कर लेते तो बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाते, क्योंकि आपने इस्लामाबाद में तो इलेक्शन करवाई नहीं और कराची में इलेक्शन करवाने की आपको जल्दी थी। और बल्कि आप अगर फरवा पूरे जो ब्रॉडर कहते हैं ना उसके कैनवस के ऊपर देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दिए जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम तभी आएगा। क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। 2013 के जो इलेक्शन हुए थे उसको जरदारी साहब ने आरओस का इलेक्शन बोला था, फिर 2018 में जब इलेक्शन हुए वहाँ पे आरटीएस बैठ गई। तो मेरा मतलब है कि जब बड़ी बड़ी पार्टीज़ के इस तरह के अपना ग्रीवेंसेस सामने आते हैं तो पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात हर सूबे में होने चाहिए। पीटीआई की गवर्नमेंट रही है पंजाब में, वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सके, सिर्फ मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि बल्दियात के ज़रिए से ही आप निचली सतह पे आवाम की खिदमत कर सकते हैं। और ये वो बुनियादी चीज़ भी है जो सब नारा लगा कर भी आए थे कि हम ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, वो सब यही बात करते रहे थे कि हम ग्राउंड को ठीक करेंगे, बेसिस ठीक करेंगे और बल्दियाती इंतखाबात बड़े ज़रूरी हैं इसके लिए। जी बिल्कुल, इसलिए कि जब भी आवाम के पास आप वोट लेने के लिए जाते हैं तो आवाम आपसे कोई प्लाट नहीं मांगते, कोई गाड़ियाँ नहीं मांगते, कोई लग्जरी चीज़ें नहीं मांगते। वो तो ये कहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलती रहे। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पीपल्स पार्टी ने भी लगाया, उनके मंशूर में भी है, बाकी जमातें भी यही वादे आवाम के साथ करती हैं। लेकिन आवाम रोते रहते हैं। आप सड़कों का हाल देख लें कि अगर हम लाहौर शहर में रह रहे हैं, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक के किस किस्म के मामलात हैं, लाइट नहीं आ रही, गैस मौजूद नहीं है, इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अगर आवाम को आप वही प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर आपको इलेक्शन लड़के आगे आने की क्या ज़रूरत है। और बल्दियात इस लिहाज से बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसमें मोहल्ले की सतह पे आपकी काउंसलर के पास अप्रोच ईजी होती है, आप उसको जाके मिल सकते हैं, मेयर के ज़रिए शहर के काम हो सकते हैं। तो ये बल्दियाती इंतखाबात बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत वक्त को बैठना चाहिए और मुनासिब तरीके से मुनासिब वक्त में ये रेगुलरली ये वाले इलेक्शन होने चाहिए ताकि आवाम को कम से कम कुछ ना कुछ मिलता रहे। हाँ, और इसमें डिले भी होता है, फिर बहुत सारे शशोपंच का शिकार भी हो जाते हैं। आमिर इलियास साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या एमक्यूएम का ये फैसला दुरुस्त था जो उन्होंने एंड टाइम पे किया, यानी रात तक हम लोग भी ऑक्यूपाइड थे कि क्या फैसला आता है, रात 12-1 बजे तक ये सारी डिस्कशन चलती रही और फिर उसके बाद बिलाखिर उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ रहे। आपको ये फैसला दुरुस्त लगता है उनका? अगर उनका फैसला होता तो शायद कुछ और फैसला होता। यहाँ फैसला साजों के फैसले चल रहे हैं। पहले पीटीआई को जितवाना मकसद था तो एमक्यूएम को तकसीम कराया गया और अब पीटीआई के मुकाबले में जब इलेक्शन आएंगे तो एमक्यूएम को मुत्तहिद किया गया है, क्योंकि अपना बच्चा लाडला भी ज़्यादा हो गया था और बिगड़ भी बहुत गया था और वो बार बार इजहार भी करता है। और इमरान खान साहब छुपा भी कुछ नहीं रहे कि जनाब बिल्कुल रेड लाइन भी क्रॉस करूँगा और मैं तंग आ चुका भी। हालिया इंटरव्यू में जो उन्होंने कल दिया, उन्होंने कहा मैं तो तंग आ गया था इन सब इत्तेहादियों से। ये कभी नफीस लोग हो जाते हैं और कभी ये बदमाश लोग हो जाते हैं और वो खुद भी कहते हैं कि हम क्या शरीफ हुए, सारा शहर बदमाश हो गया। बाकी नसीम सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि जो मैंने आखिरी फ़िक्रा उनका सुना कि बड़े बर वक्त होने चाहिए। ये किसी सियासी हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराए, ये सुप्रीम कोर्ट का डंडा है और इलेक्शन कमीशन का प्रेशर है जिसकी वजह से ये इलेक्शन जैसे कैसे होने जा रहे हैं। वरना आपको पता है कि माशाल्लाह बुज़दार साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहते हैं ना, जब वो लाडलापना शिकार था, बहाल भी कर दिए और पूछा भी नहीं पंजाब गवर्नमेंट को उस्मान बुज़दार की कि जो नून लीग के बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो लोग ज़िला नाजिम बने और कौंसलों में आए उनको अज़्व मअतल बना के रखा और किसी के कान पर जू नहीं रिंगी कि जनाब जब आपने फैसला कर दिया तो उस पर इम्प्लीमेंट भी कराएं। वरना यही सुप्रीम कोर्ट है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाई कोर्ट होती है। जो रिस्ट्रिक्शन में सुप्रीम कोर्ट खड़े खड़े डंडा दे के कहती थी अभी करो, अभी लाओ नोटिफिकेशन, 1 घंटे में आए। उसी वक्त इन लोगों ने खामोशी रखी। पंजाब के बल्दियाती इदारे मुअत्तल रहे जो आज तक ख़त्म है, उनकी टाइमिंग ख़त्म हो गई, इलेक्शन नहीं हुए। इस्लामाबाद में पहले पीटीआई ने इलेक्शन नहीं होने दिए और अब नून लीग ने नहीं होने दिए। इसी तरह सिंध के अंदर आप देख लें कि मुख्तलिफ बहानों से रोकने की कोशिश की गई। बलोचिस्तान में भी ये हुआ, केपी में भी हो के
इख्तियारात जो कहते हैं ना, जो सारे के सारे के जी हमने सूबाई हुकूमतों को, सूबों को मुंतकिल कर दिया 18वीं तरमीम के बाद, तो सूबों ने फिर बल्दियाती इदारों को तो कुछ नहीं दिया, वो चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी पावर में रख लिया। क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा, ये 18वीं तरमीम नहीं थी तब भी बल्दियाती इलेक्शन कराना कोई सवाए मार्शल लॉ के, क्योंकि वो समझते हैं कि सियासतदानों की मुतबादिल नर्सरी हम इधर से बनाएंगे, बाकी सियासी हुकूमतों की ये पहली प्रायोरिटी कतई नहीं होती, सेकंड प्रायोरिटी नहीं होती, कि वो कहते हैं कि जो एमएनए एमपी हैं बस उनको हम खुश करें, क्योंकि उनका इख्तियार भी इन बल्दियाती इदारों में तकसीम हो रहा होता है, फंड्स की मुंतकिली करनी होती है, जो आइनी पाबंदी है, जो फवाद चौधरी को पिछले 3.25 साल सिंध के लिए बड़ा दर्द रहा, 18वीं तरमीम का आर्टिकल वो कोट करते थे कि जी इसके तहत तो सारे इख्तियार देने चाहिए, लेकिन पंजाब पे कभी नहीं बोले। लिहाजा ये जो गली मोहल्ले के मसाइल हल करना है, ये हमारे पास आपस में आप हम बात कर लें, इस हद तक तो मौजूद है, वरना इख्तियार कराची के किसी काउंसलर को, किसी मेयर को कुछ भी नहीं है। वसीम जब तक रहे, खैर उन्होंने भी अपना ही जेब पानी इकट्ठा किया, माल पानी सारा कुछ किया, लेकिन इख्तियारात पे कभी संजीदा ना हुए। वरना जब वो इस दफ़ा पीडीएम के साथ दोबारा जब पीटीआई को छोड़ के आ रहे थे तो बहुत कुछ मनवा सकते थे, पीपल्स पार्टी से लिखवा सकते थे, पहले कहते कि आर्डिनेंस भी लाएं, तरमीम भी करें, लेकिन सबको सिर्फ अपनी अपनी गर्ज होती है। और जो आपका सवाल, वो एमक्यूएम ने बाइकआउट इसलिए किया कि जाहिर है एक तो पूरी कंस्टिट्यूंसी में उनके कैंडिडेट ही नहीं थे, एमक्यूएम थी भी इकट्ठी नहीं, अल्ताफ हुसैन का जितना प्रेशर होगा, बहरहाल अब तो वो दोनों की तरफ चली गई ना कि जी बाइकआउट चल रहा है, लोग नहीं आए हैं, और पीटीआई कह रही है कि जी भाई जो लोग सुबह नहीं वोटर लाए वो शाम को कहाँ से लाएंगे। फरवा इजाज़त दे, अगर आमिर इलियास राना से एक सवाल पूछ लूँ। जी 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 आमिर इलियास राना साहब, आपने बड़ी एक अच्छी बात की, लाडले वाली जो मिसाल दी। मुझे ये बताइए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब के लाडले थे, फिर नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक और जनरल जिलानी के लाडले थे, तो ये लाडले बागी क्यों हो जाते हैं? इसकी कोई वजह अगर आप हमें बताएं, आपका तजुर्बा हमसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। वैसे आप लंदन की जिन फिजाओं में रह के आए हैं, वहां पे इमरान खान साहब एक अपने एक्स साले की मदद करने गए थे, जहां पे आपको पता होगा कि एक पाकिस्तानी ब्रिटिशर इलेक्शन सादिक साहब लड़ रहे थे, याद है आपको? नहीं, बिल्कुल वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी, मैं मौजूद था वहां पे। ये भी एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है, क्योंकि वो उन्होंने कोई ऐसी बात वहां पे नहीं की थी, ना ही उनकी कैंपेन चलाई थी। सवाल कर लिया, मुझे बात करने दें, लेकिन हमारा ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा नसीम सिद्दीकी साहब। हाँ, मैं आबिद साहब आपकी भी राय बड़ी नहीं, वो मुझे पता है कि किस किस के पेट में दर्द होता है फरवा जब मैं लाडला कहता हूं, क्योंकि ये नए नए लाडले के पीछे जा रहे हैं रेटिंग लेने के लिए ना, बहुत सारी लेट्स ग्रो आउट ऑफ द बॉक्स ना, लेट्स मूव आउट ऑफ, क्योंकि ये नवाज शरीफ और उसको याद कर रहे हैं तो सारा मैं बता सकता हूं, हमारे सामने है बात। चले इसी सवाल से, ठीक है, डॉक्टर जमील अहमद खान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने खैर गुफ्तगू सुनी है, वी जस्ट डोंट वांट टू गो ऑफ ट्रैक, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बल्दियाती इंतखाबात। और हमने देखा है, अफसोसनाक बात ये है, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बताती हूँ या एज अ लाहौरी बताती हूँ कि मेरी गली नहीं बनी है, मेरे पास साफ पानी का सिस्टम नहीं है, मेरे पास फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगे हुए हैं, मेरे अगर कोई लोकल इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे एमपीए के पास जाना पड़ रहा है। एमपीए साहब जो हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट के पार्टी से नहीं है, तो उनको फंड्स नहीं मिल रहे हैं। एमएनए साहब जो हैं वो आते नहीं हैं। तो मुझे बताएं कि मेरा जो मसला है वो तो जूं का तूं खड़ा हुआ है, और फिर अगर बल्दियाती इंतखाबात अल्लाह खैर करके हो ही रहे हैं कराची में, हैदराबाद में, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि रजामंदी नहीं है। क्या ये हम ऐसे ही खफगी का इजहार करते रहेंगे, ऐसे ही भागते रहेंगे चीज़ों से, या अगर कोई मसले मसाइल हैं पार्टीज को तो रिफॉर्म्स करने के लिए हम एक टेबल पे बैठ क्यों नहीं सकते हैं? डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आइडियली तो बहुत कुछ होना चाहिए, और क्योंकि आइडियली ये सब चीज़ें नहीं होती आई हैं बतदरीज और कई दहाइयों से, लिहाजा हम इस नहज पर पहुँच गए हैं आज कि जहाँ से अब महसूस हो रहा है कि लौटना मुश्किल होता जा रहा है, कि हम जिस जगह इसको हमने छोड़ा था। अब तो सूरत हाल ये है कि पहले कई दहाइयों से सुनते आए कि मुल्क नाजुक मोड़ पर है, अब तो नाजुक मोड़ से मुल्क खतरनाक मोड़ पर आ गया है। और जब आप बात कर रही हैं बल्दियाती निज़ाम की, और आप अपनी गली, सड़कों और मोहल्लों की बात कर रही हैं, वहाँ एक आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा जब मुल्की इंतजाम और इंसराम में इतना ज्यादा फर्क आ गया है,
इतनी ज्यादा तनज़ुली आ गई है, गवर्नेंस खराब हो गई है, सियासत खराब हो गई है, समाजत खराब हो गई है, मईशत खराब हो गई है, तो पल्ले बचा क्या? तो उसमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो कोशिश और काविश की गई है, आइडियली तो बहुत अच्छी कोशिश और काविश है, लेकिन उसके साथ साथ इसके दो रुख हैं। एक टेक्निकल रुख है इसका, दूसरा सियासी रुख है, और सियासी रुख में भी फेयर सियासत तो कम लेकिन अनफेयर सियासत ज्यादा है। अगर आप कहें तो मैं एक मिनट की रोशनी इस पे डाल देता हूं। तो जो इसका टेक्निकी रुख है, एमक्यूएम ने एतराजात उठाए, एमक्यूएम को बहुत कम टाइम मिला अपने इंजमाम के बाद कि वो इस मामले में सर जोड़कर बैठे। जब वो सर जोड़कर बैठे तो उन्हें ख्याल आया, लेकिन एमक्यूएम उस वक्त भी तो असेंबली में थी जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का निफाज हुआ, और जब वो बिल पास हुआ सिंध गवर्नमेंट से, और उस बिल में ही तो ये सारी चीजें हैं, जहां के उस बिल में ये जिक्र किया गया उसके सेक्शन 10 में कि जितने काउंसिल्स हैं उसका तयन सिंध गवर्नमेंट करेगी, और जब डिलिमिटेशन की बात आएगी तो सेक्शन 8 के तहत इलेक्शन कमीशन उसकी डिलिमिटेशन जब करेगा तो उसको मंदरजा झेल बातों को मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा। वो है एरिया, वो है पॉपुलेशन, वो है बाउंड्रीज, वो है लिमिटेशन। और जब ये सारी चीजें और सेक्शन 13 और सेक्शन 10 के साथ मिला के देखा जाए तो उस वक्त भी तो सारे लोग यहाँ मौजूद थे, जमात इस्लामी भी थी और एमक्यूएम भी थी। 2013 में पीटीआई वो कि उनकी नुमाइंदगी उस वक्त नहीं थी, लेकिन बहरहाल एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो मौजूद थी। लेकिन हमने उस जमाने में तो ये शोर शराबा नहीं देखा, न ही हमने फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा, न ही हमने सियासी ऐवानों में देखा, ये सियासी हलकों में देखा ये। तो जब वो सारी चीजें नहीं हुई, उसकी दो वजह है कि हमने अपने लोगों को, यहाँ तक के सियासतदानों को भी इतना लापरवाह बना दिया है, इतनी बेहिसी के आलम में डाल दिया है कि जब इस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही होती है तो उस वक्त उनको ख्याल या नहीं आता या तवज्जो नहीं देते। आप अंदाजा करें कि जब ये लेजिस्लेशन लोकल गवर्नमेंट की डिलिमिटेशन के लिहाज से आर्टिकल सेक्शन 8 के लिहाज से जब होती है तो उस वक्त ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं वहां के इलाके के लोगों से। लोगों में इतना शऊर ही नहीं, इलाकों ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया, लिहाजा जो सिंध गवर्नमेंट ने काउंसिल इलेक्शन कमीशन के हवाले किए, यूनिट्स उनके हवाले किए, उसके मुताबिक एरिया का तावन किया, उसके मुताबिक डिलिमिटेशन हो गई। अब जाहिर है किसी एरिया में 80 लाख तो किसी एरिया में 30,000 और किसी एरिया में 80,000 का यूनिट बन गया। तो जब ये सारी चीजें हैं तो मजमूई तौर पर एमक्यूएम ने जाहिर है अपना फेस सेविंग भी करनी थी, और उनको ये भी पता था कि ऐसी सूरत में उनको मेयर अपना लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहीं से डॉक्टर साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। अपडेट्स के बाद फिर हम वापस आते हैं, फिर मजीद सवालात करते हैं। तकरीबन मेरी घड़ी पे 15 मिनट रह गए हैं 5 बजने में और टिकटॉक स्टार्ट हो चुकी है। फैसल हुसैन साहब, आपने पूरा दिन ट्रांसमिशन की, हमारे साथ भी रहे, क्या कहना चाहेंगे आप कि जो आज ये ठंडा प्रोग्राम रहा है बल्दियाती इंतखाबात में, इट वाज एक्सपेक्टेड? कहने को मतलब कुछ भी नहीं बचा ना। ये इलेक्शन जो है वो बहुत सारे सवालात पे जो है वो सवालात भी पैदा कर गया है। बहुत सारे जो मसनूई तौर पे तैयार करता बुत थे उन पर से भी जो है वो पर्दा उठा गया है। अब पोलिंग तक हम इंतजार करते हैं, पोलिंग का वक्त खत्म होने वाला है, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जो कहा जाता था कराची तहरीक इंसाफ का शहर है, अभी 2 घंटे के बाद अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा ये शहर निकला। जब ये कहा जाता था, हम जब कहते थे कि मसनूई कामयाबियां दिलाई गई तो कोई शायद तस्लीम नहीं करता था। अब 2 घंटे के बाद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि कराची कितना बड़ा शहर है। बाइकआउट का कितना अमल हुआ ये भी 2 घंटे बाद जो है मालूम चल जाएगा। कौन जीता और कैसे जीता, कितनी अक्सरियत से जीता और जीतने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, ये भी 2 घंटे बाद जो है वो मालूम चल जाएगा। 15 मिनट रह गए पोलिंग का वक्त खत्म होने में।
घंटे 2 घंटे के बाद जो है नताइज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो जमहूरियत के साथ मजाक हुआ है, जो सियासत के साथ मजाक हुआ है, जो आम आदमी के साथ मजाक हुआ है, जो आइन के साथ मजाक हुआ है, जो कानून के साथ मजाक हुआ है, वो जो है वो तारीख में जो है वो लिख दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है कल रात 1 बजे तक जो है आवाम को एक जहनी तनाव में रखा गया। पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन की रात 12 बजे तक, बल्कि 1 बजे रात तक सारे मीडिया की जो ब्रेकिंग थी, जो हेडलाइन थी, जो टिकर थे, वो सिर्फ ये थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये तो बिल्कुल एक मजाक बनाया गया। फिर जिस तरह इलेक्शन कराए गए, फिर जिस निज़ाम के तहत इलेक्शन कराए गए, वो जो बाबा है शहर जिसको कहते हैं, शहर का बाप आएगा, वो कितना लाचार होगा। बिल्कुल, ये एक वाकईतन मजाक था और हम भी इस पे ज़ाहिर है हमारा भी हिस्सा रहा है क्योंकि हम भी परेशान थे। बहरहाल यहाँ पर हेडलाइंस के लिए एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं।